दिन भर घूम के आए हो, क्या कमा के लाए हो? दरअसल देश के प्रधानमंत्री से यही सवाल पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। सवाल है कि हुजूर अभी जापान से लेकर चीन तक घूम घाम के आए हैं, एससीओ की मीटिंग में शामिल हुए, बड़े बड़े नेताओं से हाथ मिलाया, गले पड़े या गले मिले, जोर जोर से हंसते हुए नजर आए। हालांकि किसी को ये पता नहीं चला कि आखिर किस बात पर हुजूर इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के हंस रहे थे। लोगों ने कहा कि हंस रहे हैं ताकि फोटो बढ़िया आ जाए, भक्तों को दिखाकर खुश करने के लिए। मगर ये आलोचना अपनी जगह है। हमारा सवाल यह है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिल गया और सबसे बढ़कर चीन को क्या क्या हासिल हो गया। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें कम से कम 3 हिस्सों पर बात करनी होगी। मसला बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अपनी शादी में दूल्हा बनना, दूसरा होता है दूसरे की शादी में जाकर दूल्हा बनने की कोशिश करना। मगर इससे सच नहीं बदल जाता। आप भले ही दूल्हे से अच्छा कपड़ा पहन लें, बढ़िया बढ़िया पगड़ी बांध लें, मगर आप दूल्हा नहीं बन जाएंगे। सवाल है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला और चीन को क्या मिला। देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सत्ता ने उस संगठन को समापन की तरफ पहुंचा दिया जो भारत को दूल्हा बनाता था। यानी भारत जहां पर दूल्हा था और कहीं ना कहीं चीन को इसकी मदद मिली अपने आप को पूरी दुनिया का दूल्हा दिखाने में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सार्क और एससीओ की, और आखिर में बात करेंगे कि चीन को लेकर भारत की कौन सी 10 बड़ी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, जिन पर गले मिलने, फोटो खिंचाने, हाथ मिलाने और दांत चियारने का कोई फायदा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में कई प्रबुद्ध लोगों ने लेख लिखे हैं, हकीकत बयां किया है, सवाल पूछे हैं, एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे। दरअसल पिछले 11 साल का मोदी सत्ता की विदेश नीति का कच्चा चिट्ठा जब आप देखेंगे तो बड़ा छिछला नजर आता है। फोटो, वीडियो, दांत चियारना, गले पड़ना, हाथ मिलाना, डिजिटल कैमरे की हीरो टाइप वीडियो बनवाना, शेयर करना, इन्हीं सब पर अंधभक्त गोदी मीडिया और भाजपाई आईटी सेल के लोग लौट जाते हैं और उसके पीछे असल सवालों को दबा दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि विपक्ष के लोग भी इन्हीं चीजों में घुसे नजर आते हैं, ट्रोल आर्मी की तरह काम करते हुए देखते हैं। भाजपा आईटी सेल के लोग दिखाते हैं कि देखो फला फला नेता से मोदी जी गले मिल लिए, कितना बढ़िया संबंध है, हंस रहे हैं, बतिया रहे हैं। तो कांग्रेस वाले दिखाते हैं कि देखो देखो विश्वगुरु हाथ मिलाने गए और फलानवा नेता ने हाथ नहीं मिलाया, बेइज्जती हो गई। मगर असल बेइज्जती यहाँ नहीं है, असल बेइज्जती वहाँ है जो हम दिखाने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए अभी इसको निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। आप पूरा का पूरा गोदी मीडिया ढूंढ मारिए, कहीं भी आपको ये मुद्दे, ये सवाल नहीं मिलेंगे। उल्टे गोदी मीडिया वाले इन सवालों को ढकने का प्रयास करते हैं, गलती से भी इन्हें कोई छेड़ न दे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए गोबर को गुलगुला बताया जाता है। और यदि हम साफ साफ बोलें तो एससीओ की बैठक में भारत को जो मिला वो कैमरे में दिखता ज्यादा है, कागज पर ठोस कम है। हाथ मिलते हुए मुस्कानें बिखरी हुई, स्टेटमेंट्स में सहयोग, स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई जैसी पंक्तियां, पर जमीन पर वही पुरानी खटपट। मानव सचदेवा अपने लेख ऑन चाइना लेट्स डू अ रियलिटी चेक में ठीक कहते हैं कि गलवान को भूलकर आगे बढ़ने का मतलब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। नीति का एंकर गलवान ही होना चाहिए, यानी नीति में मुख्य रूप से गलवान पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सीमा पर जो डी एस्केलेशन बोला जा रहा है वो दरअसल बफर जोन की नई पैकिंग है। हमारी पारंपरिक पेट्रोलिंग रीच सिमटी हुई है, देपसांग, देमचोक जैसे बिंदुओं पर अवरोध जस का तस बना हुआ है और सामने पीएलए अपनी तरफ सड़कों, पुलों, हेलीपैड, वाम शेल्टरों से किलेबंदी कर रहा है। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो काम चीन कर रहा है। यानी बयान कुछ और है, असलियत कुछ और है। सरकार इसे प्रगति बताती है, पर सच में ये समस्या को कालीन के नीचे दबाने जैसा है। नीचे से बदबू वही है, ऊपर कालीन लगा दिया गया है। अब जो फायदे गिनाए गए, 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से चलेंगी, टूरिस्ट स्टूडेंट वीजा की राह खुलेगी, सैन्य कॉर्प्स कमांडर मीटिंग जारी रहेगी, व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर 9 दिन चले 2.5 कोस। चीन के साथ कुल व्यापार लगभग 130 अरब डॉलर का है और घाटा करीब 99 अरब डॉलर का है। यानी ऊंट भी उसका, चरवाहा भी उसका और रस्सी भी उसी के हाथ। दवाओं के एपीआई, सोलर मॉड्यूल, बैटरियां, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव सेल, हर जगह सप्लाई चेन में उसकी पकड़, यानी चीन की। हम आत्मनिर्भर का नारा तो लगाते हैं, पर पाइपलाइन उसी की फैक्ट्रियों से जुड़ी हुई है। फिर भी घरेलू मीडिया में से कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताकर ढोल पीटा जाता है, पर ड्रम बजाने से बारिश नहीं होती है। वास्तविकता यह है कि सीमा पर स्टेटस को एंटे बहाल नहीं है, यानी 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं है। अगर पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी पहुंच पहले जैसी नहीं लौटी तो बताइए नॉर्मल किसे कह रहे हैं।
फोटो को या फील्ड को, यानी जो हवाई बातें हैं उनको, या फिर जो जमीन पर सच्चाई है उसको नॉर्मल किसे कहा जाता है। अब जरा ये समझिए कि चीन को क्या मिला। तो जो सबसे पहली चीज है वो है नैरेटिव का लाभ। वो दुनिया को दिखा सकता है कि भारत उससे सामान्यीकरण चाह रहा है। दूसरा, सप्लाई चेन का लाभ। भारत का बाजार और उद्योग इसकी इनपुट डिपेंडेंसी पर टिका हुआ है, तो लीवर उसके पास है। तीसरा, पाकिस्तान कार्ड। बीजिंग का रावलपिंडी के साथ ऑल वेदर तालमेल कायम है। सीपीईसी को एससीओ मंच पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की वैधता मिलती रहती है। चौथा, सीमा पर तथाकथित शांति, जिसके भीतर उसकी फॉरवर्ड तैनाती मजबूत होती जाती है। पाकिस्तान को क्या मिला? एससीओ की छतरी के नीचे दृश्यता और कूटनीतिक ऑक्सीजन। मंच पर आते ही उसने आतंकवाद रोधी सहयोग की भाषा में अपनी लाइन दोहराने का मौका मिल जाता है, और घरेलू राजनीति में वो इसे स्ट्रेटेजिक बैलेंस के तौर पर पेश करता है। और हम कहते हैं कि देखिए, बातचीत जारी है, पर बातचीत से पहले बुनियाद बराबर होनी चाहिए। सवाल है कि क्या चीन ने पाकिस्तान को भारत के बराबर में खड़ा नहीं कर दिया? क्या दो दुश्मन देशों को एक दूसरे के साथ खड़े होने पर मजबूर नहीं कर दिया? क्या ये उसकी दादागिरी नहीं दिखाता है? जब बफर जोन हमारे पारंपरिक चरवाह मार्ग और पेट्रोलियम ट्रैक्स को काट देते हैं तो ये बराबरी नहीं है, रियायत हो जाती है। यहाँ मोदी सरकार पर सीधी आलोचना जरूरी है। एक तरफ लाल आंख दिखाने के जमानेदार भाषण, दूसरी तरफ वही पीएलए जिन पुलों और सड़कों से हमारी गर्दन फांस लेता है वे रोज और चौड़ी होती जा रही हैं। नीति का असर फोटो आप नहीं, नक्शे पर दिखता है, और नक्शे पर लाइनें हमारी तरफ से दबती नजर आ रही हैं। आंखें मूंद लेने से रात नहीं होती। गलवान की चोट को मिस्टर क्लीन की तरह रबड़ से मिटा देने का खेल बंद होना चाहिए। देश को साफ साफ बताया जाए कि किन किन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर एक्सेस बहाल हुआ, बफर जोन कितने कहां तक हैं, और बीजिंग ने बदले में कौन सी ठोस रियायत लिखित में दी है, जबानी नहीं। अगर जवाब गोलमोल है तो समझिए कि कागजी शेर दिख रहा है, असली जंगल वही पुराना है। इंडियन एक्सप्रेस की ट्यूटोरियल फ्रॉम तियानजिन की सीख भी यही है कि चीन से न ज्यादा उम्मीद बांधिए और अमेरिका से न ज्यादा दूरी बनाइए। दिल्ली की विदेश नीति एलीट अक्सर यही गलती करती आई है। चीन की संभावनाओं को ओवर एस्टिमेट, अमेरिका के साझा हितों को अंडर एस्टिमेट। इस बार की भी तस्वीरें देखकर चकाचौंधी आ जाती है, पर व्यापार का गणित और सीमा की भूमि हकीकत मिर्ची की तरह आंखों में चुभेगी। पंकज सारन के रिवायरिंग द इक्विलिब्रियम में जो चेतावनी है, बड़ी ताकतों के बीच आदर्श संबंध जैसी कोई चीज नहीं, संतुलन ही खेल का नाम है, उसे दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। पंचशील की मधुरता गुनगुनाने से 1962 का इतिहास मिटता नहीं है। 2013, 14, 17, 20 की झड़पें याद दिलाती हैं कि पड़ोसी वही है जो आपकी पीठ पर हाथ रखकर सामने आपकी चौकी बढ़ाता रहता है। ऐसे में अगर दिल्ली ने फ्लाइट वीजा टूरिज्म को सीमा सुरक्षा की बराबरी मान लिया तो ये शायद ठीक नहीं होगा। एक कहावत है कि रोटी सेंकनी है तो आंच देखो, धुआं नहीं, क्योंकि रोटी आंच से बनती है, धुएं से नहीं। नीति की आंच सीमा बहाली और आर्थिक डी रिस्किंग से दिखनी चाहिए। अभी जो दिख रहा है वो ये है कि चीन ने, पाकिस्तान ने और खुद चीन पाकिस्तान की जोड़ी ने एससीओ के मंच से अपने अपने लक्ष्यों के लिए ऑक्सीजन ले लिया, और भारत को बस ये संतोष मिला कि भाई बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, बातचीत रहनी चाहिए, पर बातचीत के साथ बार्गेनिंग चिप भी होनी चाहिए, वरना ये खेल वही है कि ऊंट चला पहाड़ के नीचे, और जब सिर अटक गया तो हमने पहाड़ को ही अपना तकिया मान लिया। अब आइए उस बड़े सवाल पर कि मोदी ने किस तरह से सार्क को ठंडा कर दिया, जिस सार्क में भारत दूल्हा हुआ करता था, और चीन ने इसी मौके का लाभ लेते हुए कैसे एससीओ को गर्म कर दिया, यानी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। और इस उलटबांसी का दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ा। 2014 काठमांडू के बाद 2016 का इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन उरी हमले के बाद टल गया। उसके बाद से सार्क की गाड़ी ऐसे खड़ी हुई कि आएगी तो आएगी, यानी कब होगा कुछ पता नहीं। और दिल्ली ने नेबरहुड फर्स्ट का नारा देते हुए असम में बिम्स्टेक, IORA, क्वाड, IMSC जैसी चीजों पर फोकस किया। राजनीतिक दृष्टि से ये कदम तुरंत समझ आता है, पाकिस्तान वीटो से छुटकारा, पर क्षेत्रीय दृष्टि से इसका मतलब हुआ कि दक्षिण एशिया का एकमात्र समन्वित मंच, जहां व्यापार, सरलीकरण, कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, पावर ग्रिड, स्वास्थ्य, सीमा पार प्रदूषण, नदियों के मसले पर एक टेबल पर आते थे, वही मंच बिखर गया। घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। हम अपनी चौखट छोड़ बड़े बड़े मंचों में शेर बनने निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि पड़ोस में जो खाली जगह बनी उसे चीन ने तेजी से धर पकड़ा। श्रीलंका से लेकर मालदीव तक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, बंदरगाह, हाईवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट, नेपाल, बांग्लादेश में सप्लाई चेन और निर्माण, और पाकिस्तान तो चीन के लिए पहले से ही ऑल वेदर प्रेमी था ही। और इधर एससीओ, जिसे बीजिंग ने धीरे धीरे यूरेशिया का नेटवर्क बना दिया। रेड्स यानी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर से सुरक्षा संवाद, एनर्जी ट्रांजिट कॉरिडोर पर तालमेल, ईरान की 2023 में और बेलारूस की 2024 में सदस्यता, यानी एससीओ संगठन की भुजाएं मध्य एशिया से लेकर यूरोप की देहरी तक पहुंच गई। भारत यहां सदस्य है, पर यहां की कुर्सियां, नियम, दिशा सब पर बीजिंग, मास्को का असर है। दिल्ली इस मंच को सेंट्रल
एशिया से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पर जमीन पर उसके पास चाबियां नहीं है, चाबियां हैं चीन के पास। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के ट्यूटोरियल फ्रॉम तियानजिन में जो बात कही गई, चीन रूस की गर्मजोशी के बीच भारत अमेरिका की साझा हितों की वास्तविकता को न भूलिए। वो न सिर्फ बाहरी संतुलन की बल्कि घरेलू नीति की भी कुंजी है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और माल व्यापार में भारत का सरप्लस रहता है, जबकि चीन के साथ हमारी जेब कटती है। फिर भी टीवी स्टूडियो में जब भी एशियन सॉलिडेरिटी, ग्लोबल साउथ जैसे शब्द गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो दिल्ली वाशिंगटन से दूर और बीजिंग के नजदीक आ रही है। मगर यह शोर का जादू है, हकीकत में कुछ और ही है। BRICS पर आपत्ति, पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेरर पर रुख और सीमा विवाद का शीघ्र न्यायपूर्ण समाधान। पर यह रुख उपदेश है, उपलब्धि नहीं। उपलब्धि होती जब देप्सांग डेमचोक जैसे बिंदु पर ठोस ढंग से स्टेटस को एंटे लिखित में तय होता, या व्यापार घाटा घटाने पर समय सीमा और मॉनिटरिंग सेटअप तय होता, या सप्लाई चेन डी रिस्किंग के संयुक्त रोड मैप, API, बैटरी, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट पर कठोर प्रावधान आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर फायदा किसका? बीजिंग का। वो दिखाता है कि भारत उससे अच्छा संबंध रखना चाहता है। पाकिस्तान का फायदा क्या? उसे एक और मंच पर भारत की बराबरी की कुर्सी मिल गई। और मॉस्को यानी रूस का, वो पश्चिम के साथ दरारों में ये मंच कूटनीतिक सांस की तरह इस्तेमाल करता है। यानी रूस, पाकिस्तान, चीन सबका फायदा, भारत का क्या? दिल्ली को क्या मिला? हम सबसे बातचीत करते रहे, मगर उस बातचीत का रिजल्ट क्या है? दिखावे की चादर सर्दी नहीं भगाती है। जब घर में खिड़की टूटी हो तो रजाई नहीं कांच लगता है। इसी तरह अगर सार्क को हमने ठंडा कर दिया तो अपने ही पड़ोस में वैक्यूम बनता है और चीन की आंधी वहां से होकर हमारे घर तक पहुंचती है। पंकज सरन अपने लेख रीवायरिंग द इक्विलिब्रियम में याद दिलाते हैं, बड़ी शक्तियों के बीच आदर्श रिश्ते नहीं होते, बस संतुलन होता है। तियानजिन से जो स्थिरता का मंच बना वो तभी काम देगा जब दिल्ली, टोक्यो, वाशिंगटन, पेरिस, सियोल, ताइपे, सिडनी, जहां जहां से टेक कैपिटल मार्केट मिल सकते हैं, सबका ताना बना बुनकर सप्लाई चेन में चीन की पकड़ ढीली करें और पड़ोस में सार्क की जमा पूंजी निकाल कर उसकी मरम्मत दोबारा करें। कम से कम पावर ग्रिड, हेल्थ, डिजास्टर रिस्पांस, शिक्षा, रोजगार, मोबिलिटी जैसे कम विवादास्पद क्षेत्रों में इसे करना होगा। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, डिलीवरी चाहिए। मोदी सरकार से आलोचनात्मक सवाल यही है कि 2016 के बाद से सार्क क्यों जड़ हो गया? किसने किया? बिम्स्टेक IORA में जिन घोषणाओं की तस्वीरें आई उनमें से कितनी पाइपलाइन बनी? मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों में चीन की फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारा वैकल्पिक ऑफर कहां है? नेपाल, बांग्लादेश के साथ वैल्यू चेन कैसे खड़ी की? शब्दों से नहीं, आंकड़ों से बताइए, हवाबाजी मत करिए। यदि जवाब है कि क्वाड है ना, तो याद रखिए क्वाड सुरक्षा वार्ता मंच है, क्षेत्रीय रोजमर्रा की अर्थनीति सहभागिता का विकल्प नहीं। यही वो जगह है जहां SCO को चीन ने नॉर्मलाइजेशन थिएटर बनाया और हमने सार्क को अनाथ छोड़ दिया। ध्यान रहे कि खेल में वही जीतता है जिसके पास स्कोर बोर्ड हो, और स्कोर बोर्ड पड़ोस में बनता है। इसलिए फोटो पर न बहिए, नीति पर बहस कीजिए। अगर सरकार कहे कि सब चंगा सी, तो जनता को पूछना चाहिए चंगा कहाँ है? सीमा पर, व्यापार में, सप्लाई चेन में, या फिर खाली पोस्टरों में, दांत चियारते हुए फोटोज में? अब चीन को लेकर भारत की 10 जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं जो SCO मीटिंग से ज्यों त्यों रही, और साथ में उनको समझ लीजिए। पहला है देप्सांग का बॉटल नेक। यहाँ हमारी पारंपरिक पेट्रोलिंग रीच बाधित है। व्यावहारिक समाधान के नाम पर नो पेट्रोल जोन या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जैसे फार्मूले सामने आते हैं। सरकार बताए, क्या अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में पूरा एक्सेस लिखित सहमति पत्र में बहाल हुआ? अगर नहीं तो नॉर्मलाइजेशन किस बात का? दूसरा है डेमचोक में फेस ऑफ टेंट ढांचे। काउंटर डिप्लॉयमेंट हटाने के बदले दोनों तरफ बफर बनाकर मामला ठंडा कर दिया। लेकिन बफर अगर हमारी तरफ ज्यादा हिस्से में पड़ा है तो ये शांति नहीं, चोरी ऊपर से सीना जोरी हो गई चाइना की। तीसरा है पैंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग के बफर जोन्स। हमारे चरवाहों और गश्ती मार्गों का दायरा घटा है। सवाल यह है कि क्या ये बफर सम्मित है, यानी दोनों के लिए बराबर है? क्या कोई संयुक्त मैप जनता के सामने आया? अगर नहीं तो फिर सच क्यों छिपाया जा रहा है? जब लोग लद्दाख में सीमा पर जाकर दिखाना चाहते हैं कि चीन ने कितना कब्जा किया है तो आप उन्हें रोकते क्यों हैं? चौथा है PLA का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पर्ट हाईवे, ऑल वेदर रोड्स, पुल, रनवे, वार्म शेल्टर। शांति का इरादा होता तो सैन्य सुविधाएं घटती, चीन की तरफ से बढ़ती नहीं। पांचवा है ट्रेड डेफिसिट, इनपुट निर्भरता। 130 अरब डॉलर का व्यापार और 99 अरब डॉलर का घाटा। API, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, बैटरियां, सोलर मॉड्यूल, पावर इक्विपमेंट में चीन का प्रभुत्व। सरकार से सीधा सवाल है कि घाटे को घटाने की साल दर साल लक्ष्य रेखा क्या है? 10%, 20%, कुछ तो होगा। कौन सा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टाइम बाउंड प्लान किया है आपने?
अगला है कि मार्केट एक्सेस समानता, हमारा बाजार खुला है, उनका बंद है। नॉन टैरिफ बाधाएं, साइबर डेटा नीतियां, लाइसेंसिंग, क्या तियानजिन में इसका रेसिप्रोकल सेटअप तय हुआ? सातवां है CPEC POK, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, हमारे दावे पर सीधी चोट है। क्या SCO के दस्तावेज में भारत की आपत्ति को साफ शब्दों में दर्ज कराया गया या फिर सम्मेलन की भाषा में बात टाल दी गई? अगला है अरुणाचल या जंगनान कार्ड, स्टेपल वीजा, नक्शे के साथ छेड़छाड़, क्या इस पर कड़ी कूटनीति लागत खड़ी हुई? उदाहरण के लिए संयुक्त बयान में किसी भाषाई छेड़छाड़ पर सख्त वाक्य कुछ आया क्या? अगला है जल सुरक्षा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम, डाइवर्जन और हाइड्रोलॉजी डेटा शेयरिंग, क्या इसके लिए टेक्निकल वेरिफाइएबल मैकेनिज्म तय हुआ? अगला है साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, हेल्थ पार्ट्स पर संभावित ब्रीचों की चिंता, क्या ट्रस्टेड वेंडर फ्रेमवर्क और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर चीन के साथ कोई नो गो एरिया तय हुआ या फिर हम वही करेंगे जिसमें खतरा भी वही सप्लायर बनेगा? इन 10 बिंदुओं पर तियानजिन से बड़े बड़े वाक्य आए हों तो बताइए, कुछ निकला हो तो बताइए। अगर टाइम बाउंड चीजें नहीं बनी हैं तो ये शोर है, शांति नहीं, और शांति का प्रतीक भी नहीं। गलवानों को भुलाकर नीति बनाना अंततः राष्ट्र हित से खिलवाड़ है, हिंदुस्तान से खिलवाड़ है। मोदी की ये यात्रा बताती है कि संभावनाएं जितनी दिखती हैं उतनी होती नहीं है, और अमेरिका के साथ साझा हित जितने नजर आते हैं उससे कहीं अधिक गहरे भी हैं। पंकज सारन कहते हैं कि बड़ी ताकतों में आदर्श रिश्ता नहीं होता, केवल संतुलन होता है। तो संतुलन कैसे? 3 मोर्चे, सीमा, बाजार, पड़ोस। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि इस मीटिंग से भारत को क्या मिला? जो चीन को लेकर हमारी चिंताएं हैं उस पर कोई हल निकला क्या? ध्यान रखिए, धारियां रंगने से कोई बाघ नहीं बन जाता है। नीति में दांत चाहिए, और दांत तब आते हैं जब सीमा पर बहाली हो, बाजार में डी रिस्किंग और पड़ोस में नेतृत्व, तीनों एक साथ दिखें। वरना SCO की मीटिंग मंच के मुहावरे बनकर रह जाएंगी और चीन पाकिस्तान को लाइन बदलने का कोई कारण नहीं मिलेगा। तो आप दर्शक भी ध्यान रखिए, फोटो और वीडियो को लेकर आलोचना करने से बेहतर है कि हमारी जो चिंताएं हैं उस पर ध्यान दें कि इन मीटिंग से हमें क्या मिल रहा है। मूल सवाल करिए, अंधभक्त भाग जाएंगे और अच्छे अच्छे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।